हेलो स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो पिछले लेसन में हमने कुछ सम बेसिक टर्म्स देखी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बेसिक टर्म्स और देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है असेट्स, लाइबिलिटीज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो असेट्स किसे कहते हैं? असेट्स जनरल भाषा में हमें ये पता ही होता है कि बिल्डिंग क्या है, असेट्स है। कार हमारी क्या है, असेट्स है। कंप्यूटर क्या है, हमारी असेट्स है। फर्नीचर क्या है, हमारी असेट्स क्या है। जो पैसा हमने किसी में इन्वेस्ट किया वो हमारी क्या है, असेट्स है। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी असेट्स है। कैश भी क्या है, असेट्स है। जो बैंक में पैसा है, कैश एट बैंक, वो भी हमारी क्या है, असेट्स है। तो इसी तरीके से तो असेट्स किसे बोलेंगे हम कि जिन वस्तुओं का हमें फ्यूचर में नकद और जिन वस्तुओं से हमें इन फ्यूचर कोई लाभ मिलने वाला हो, लाभ मिलता हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, असेट्स। और उन असेट्स पर व्यापार के स्वामी का जो ओनर है, जिसने बिजनेस चालू किया है, जो प्रोपराइटर है, उसका स्वामित्व रहता है, उसकी ओनरशिप रहती है, उसका कंट्रोल रहता है। तो ये वो क्या कहलाएगी, हमारी असेट्स कहलाएगी। और जिससे हमें पैसा भी लेना है तो वो हमारी क्या है, असेट्स है। तो यहाँ पर जो एक खास बात है, जिन वस्तुओं से हमें भविष्य में नकद या कोई लाभ प्राप्त होता है, लाभ मिलना होता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। तो असेट्स कौन कौन सी होगी वो आप लिखो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश एट बैंक, मशीनरी, एटसेट्रा। तो हमारी ये क्या है, असेट्स है। बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश एट बैंक, मशीनरी, एटसेट्रा। तो ये हमारी क्या है, असेट्स है। तो असेट्स पर व्यवसाय का भी स्वामित्व, ओनरशिप होनी चाहिए, तो वो हमारी सारी चीज़ क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। तो एग्जांपल मैंने आपको दिए, लैंड एंड बिल्डिंग मान लो, जैसे ये हो गई आपका कैश एट बैंक, कैश, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार, और ये सारी हमारी क्या कहलाती है, असेट्स है। असेट्स वैल्यूएबल होनी चाहिए। असेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप नंबर 1 लिखो, द रिसोर्सेज, यानी साधन। साधन किनको बोलेंगे, इन असेट्स को ही हम क्या बोलेंगे, साधन। द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। जो हमारे साधन है, जो रिसोर्स है, वो क्या होने चाहिए, वैल्यूएबल होने चाहिए। तो नंबर 1 आप लिख लो इसमें। नंबर 1 लिखो आप, रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। दूसरा, द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। तीसरा आप लिखो, द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। तो 3 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर जो है, द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लो। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी असेट्स है, वो क्या होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। जो रिसोर्सेज हैं
उस पर बिजनेस का भी अधिकार स्वामित्व होना चाहिए। और द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए, उनकी कॉस्ट मेजरेबल मनी में होनी चाहिए ताकि उनको हम मनी के रूप में मेज़र कर सकें। तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, मेजरेबल मनी कॉस्ट। तो द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, जो रिसोर्स हैं उनको हम मनी के रूप में नाप सकें, उनकी वैल्यू निकाल सकें। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, असेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मेजर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। असेट्स किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, जिससे हमें फ्यूचर में नकद और कोई लाभ मिलने वाला होता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, असेट्स। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता ही दिए, ये मैंने अभी लिखे थे एग्जाम्पल, जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर कार हो गई, कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जनरली असेट्स आप लोगों को पता ही है, साधारण भाषा में हम देखते भी हैं, हमारे घर में भी है, मकान भी हमारा असेट्स ही है। तो ये आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। अब असेट्स के अंदर जो बात आती है, 2 तरह की असेट्स होती है, वो आप लिख लो। यहाँ आप लिख लो असेट्स नॉन करेंट असेट्स, दूसरा है हमारी करंट असेट्स। तो असेट्स क्या है हमारी, 2 तरीके की होती है, काइंड्स ऑफ असेट्स 2 टाइप्स हो गई, एक तो नॉन करेंट असेट्स हो गई, दूसरी करेंट असेट्स हो गई। नॉन करेंट असेट्स वो असेट्स होती है जिनको हम माल के उत्पादन, माल के प्रोडक्शन में, यानी गुड्स के प्रोडक्शन में और सेवाएं प्रदान करने के लिए जिन वस्तुओं को, जिस असेट्स को हम काम में लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, नॉन करेंट असेट्स हमारी कहलाती है। उसको हम बेचने के लिए काम में नहीं लेते। तो वो असेट्स जिसको हम प्रोडक्शन, माल के गुड्स के प्रोडक्शन के लिए और सेवाओं को प्रदान, सर्विस देने के लिए जो असेट्स हमारे काम में आती है, वो क्या कहलाती है, नॉन करेंट असेट्स। उसका यूज़ हम बेचने के लिए काम में नहीं लेते हैं। तो जनरली वो असेट्स क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो असेट्स नॉन करेंट असेट्स जो होती है वो हमारे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए काम में आती है। वो असेट्स जो लंबी अवधि, दीर्घ अवधि, दीर्घकालीन अवधि, लॉन्ग टर्म जो हमारी असेट्स चले, जो टिकी रहे हमारे बिजनेस में, तो वो क्या कहलाती है, नॉन करेंट असेट्स। और नॉन करेंट असेट्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, करेंट तो चालू हो गया, तो गैर चालू संपत्ति। तो वो असेट्स जिसको हम साल भर में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो असेट्स हमारी क्या कहलाएगी, नॉन करेंट, गैर चालू संपत्ति। तो वो असेट्स जो इजीली साल भर में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो हमारी नॉन करेंट असेट्स कहलाती है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई। तो ये सारी की सारी असेट्स जो क्या कहलाएगी, इसको फिक्स्ड असेट्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इनको इतना आसान काम नहीं है कि हम इतनी इजीली जल्दी से उसको भेज दें। क्योंकि ये आपको लगता ही है, जैसे हमारे मकान बेचना है, उसको भी बेचने में कभी ऐड दे रहे हैं, कभी किसको कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारा मकान बिकवा दो, पेपर में ऐड दे रहे हैं। तो इतना आसान काम ये हमारा नहीं है कि इतनी इजीली ये असेट्स बिक जाएं। तो इसलिए ये असेट्स किस में आती है, नॉन करेंट असेट्स में। जिसके एग्जाम्पल आप लिख लो, नॉन करेंट असेट्स के एग्जाम्पल, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एटसेट्रा। क्लियर है। ये असेट्स हमारी फिक्स्ड असेट्स भी कहलाती है, क्योंकि इतनी जल्दी ये बिक नहीं सकती, ये फिक्स्ड हो जाती हैं, स्थायी हो जाती है इसे, और लॉन्ग टर्म यूज़ तक ये काम आती है। इनको बेचने के काम हम ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गई, आपकी फिक्स्ड असेट्स भी हो गई।
तो ये असेट्स स्थायी, हिंदी में बात करें तो अपन स्थायी संपत्तियां, स्थायी का मतलब फिक्स्ड, टिके रहना कि एक ही जगह जैसे ये फिक्स्ड हो गई, तो इसलिए ये नॉन करेंट असेट्स में आती। दूसरा हमारी क्या है, करेंट असेट्स, ये आपने लिख लिया होगा। दूसरा क्या हो गया, करंट असेट्स, वो असेट्स, वो वस्तुएं, वो असेट्स जिसको हम साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें, वो असेट्स हमारी क्या कहलाती है, करंट असेट्स। जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा तो वो हमारा डेटर्स हो गया, डेटर्स हो गया तो उससे सबसे पहले तो हमने माल ही परचेज किया, माल परचेज करने के बाद जब हमने उधार माल आगे किसी को बेचा तो वो हमारा डेटर्स हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है डेटर्स, तो डेटर्स का मतलब भी मैं बताऊंगा क्योंकि ये भी एक असेट्स है। तो डेटर्स वो हमारा हो गया, हमने एक बिल लिखा, उस पर हमें बिल मिला, उसका पेमेंट हमें मिलेगा, तो डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्स रिसीवेबल में। वो भी मैंने यहाँ लिखा है कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये फिर वो बिल्स रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अंत और पंत मिला करके, कुल मिला करके जो भी हमारी करंट असेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है। और साल भर के अंदर जो असेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, करंट असेट्स। जैसे उसके एग्जाम्पल है करंट असेट्स के, कैश, कैश एट बैंक, उसके बाद आप लिखो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं BR, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। तो ये हमारी क्या हो गई, करंट असेट्स हो गई। कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसमें आते हैं करंट में ही। तो ये हमारी सब क्या है, करंट असेट्स। तो मैंने आपको बताया वो असेट्स जो साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, करंट असेट्स। अब यहां आप लिखो नॉन करंट असेट्स, इसके हमने दो टुकड़े करे, दो पार्ट करे। इसमें लिखो आप ये टेंजिबल असेट्स, भी आप करो नॉन टेंजिबल असेट्स, या इनटेंजिबल भी अपन इसको लिख सकते हैं, इनटेंजिबल असेट्स। तो जो ये हमारी नॉन करेंट असेट्स है जिसे हम फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं, इसके दो पार्ट हमने कर दिए, एक तो टेंजिबल असेट्स और एक नॉन टेंजिबल असेट्स या इनटेंजिबल असेट्स। अब ये टेंजिबल असेट्स क्या है, तो टेंजिबल असेट्स का मतलब वो असेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका भौतिक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, भौतिक अस्तित्व होता है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी हमारी टेंजिबल असेट्स। और जैसे बिल्डिंग हो गई आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गई, इन सबको हम छू सकते हैं। और जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स है वो असेट्स जिसको हम ना तो टच कर सकते, ना छू सकते, ना देख सकते, और जिनका कोई भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका नहीं होता है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटेंजिबल असेट्स। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, गुडविल आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है और कॉपीराइट आता है। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ टेंजिबल असेट्स के एग्जाम्पल, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार में। बिल्डिंग, कैश ले लो, कैश एट बैंक ले लो, मशीनरी ले लो, फर्नीचर ले लो, एटसेट्रा। यहाँ इंटेंजिबल असेट्स में आप लिख लो पेटेंट्स,
दूसरा आप लिखो ट्रेडमार्क, तीसरा आप लिखो कॉपीराइट, चौथा आप लिख लो गुडविल, तो इंटेंजिबल असेट्स में हमने लिखा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गुडविल। पेटेंट क्या है, जनरली हमारे कोर्स में 11वीं में तो कोई काम आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ पेटेंट क्या है। छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब कोई अपनी तकनीकी और ज्ञान की मदद से टेक्निकल और नॉलेज की मदद से जब कोई चीज़ का प्रोडक्शन वो करता है तो वो क्या करता है, उसका पेटेंट राइट ले लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ, उसने कोई चीज़ का प्रोडक्शन किया, अपने दिमाग से किया, अपनी टेक्निक से किया, और उसके अलावा वो उसका इन्वेंशन किसी ने नहीं किया, तो वो उसका अपना पेटेंट राइट उस पर ले लेता है कि ये चीज़ और कोई नहीं बना सकता, केवल उसके अलावा या उस कंपनी के अलावा जिसने भी ये इसका इन्वेंशन किया है, तो वो क्या कहलाता है, पेटेंट राइट हो जाता है उसका। दूसरा क्या है, ट्रेडमार्क। जैसे हम बिजनेस में ट्रेडमार्क लेते हैं, व्यापारिक चिन्ह के साथ ये लोगो हमारा, इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं करेगा, तो वो भी क्या होता है, ट्रेडमार्क हो गया। अगर कोई यूज़ करता है तो वो उस पर केस कर सकता है। तीसरा आपका हो गया कॉपीराइट। मान लो हमने कोई बुक्स लिखी, बुक्स पे लिखा रहता है शुरू के पेजों में सी करके कॉपीराइट एक्ट, तो वो बुक्स भी एज इट इज़ कोई दूसरा उसको छाप नहीं सकता। कोई पिक्चर बनाई, कोई वीडियो बनाई, कोई हमने कविता लिखी, तो इस तरीके से जो भी हम उसको करते हैं, कविता लिखी, कोई पिक्चर बनाई, कि हमने कोई बुक्स लिखी, तो उसका भी हम कॉपीराइट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसका ले सकते हैं, ताकि उस चीज़ को, हमारी बनाई हुई चीज़ को कोई दूसरा यूज़ में ना ले सके। गुडविल हमारी रेपुटेशन होता ही है कि आज मार्केट में किस बात का पैसा आदमी ज़्यादा लेता है, गुडविल का लेता है कि उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी पब्लिसिटी कितनी है। आज फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे ही अपनी अपनी गुडविल का कमा करके खा रहे हैं। तो ये सब क्या है, गुडविल ही है, उसी बात का लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं गुडविल का। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, वैल्यूएबल कहलाती हैं। तो असेट्स में मैंने बताया कि जो गुडविल है, आपका जो रिसोर्सेज हैं, वो मस्ट भी वैल्यूएबल होने चाहिए। तो इसी तरीके से हमने देखा कि नॉन करेंट असेट, जो फिक्स्ड असेट्स है, उसके हमने दो पार्ट किए। एक तो हमने करा कि टेंजिबल असेट्स और दूसरा इंटेंजिबल असेट्स। वो असेट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो वो तो हमारी क्या कहलाएगी, टेंजिबल। और जिसको हम छू नहीं सकें, देख नहीं सकें, टच नहीं कर सकें, जिसका मतलब भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटेंजिबल असेट्स। तो इस तरीके से ये असेट्स के कुछ बातें हमने देखी। एक असेट्स और होती है तीसरी, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स जिसको बोलते हैं नाम मात्र की असेट्स, काल्पनिक। फिक्टिशियस का मतलब काल्पनिक असेट्स। तो इसमें क्या होता है, जब आप आगे पढ़ोगे बैलेंस शीट की, अगर असेट साइड में कोई P&L का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ हो या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखा हो, तो उसको हर साल हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको राइट ऑफ करते हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तो ये भी आप आगे चल के देखेंगे कि ये क्या है, बैलेंस शीट क्या है। लेकिन थोड़ा सा ये मैंने बताया कि ये जो असेट्स हैं, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट अगर डेबिट साइड में लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब बैलेंस शीट की अगर असेट साइड के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फिक्टिशियस असेट्स कहलाएगी। इस असेट्स को हम राइट ऑफ हर साल P&L के डेबिट साइड में करते हैं, और जब ये पूरी, मतलब जो भी ये खर्चा है, जो भी ये लॉस है, आने वाले सालों में राइट ऑफ का मतलब कवर हो जाता है, उसको अपलिखित हिंदी में बोलते हैं कि वो राइट ऑफ का मतलब पूरा का पूरा खर्चा
हर साल अगर कवर हो जाता है तो उसको फिर बैलेंस शीट की असेट साइड में से हम हटा देते हैं, फिर वो हमारी असेट्स नहीं रहती। तो इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू लिया कि असेट्स किसे कहते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं लायबिलिटीज़। तो ये लायबिलिटीज़ भी दो होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो लायबिलिटीज़ भी कितनी हो गई, दो हो गई, एक इंटरनल हो गई, दूसरी एक्सटर्नल हो गई। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी का मतलब व्यवसाय को दूसरों को पैसा देना है, जिसमें व्यवसाय को पैसा देना है, अमाउंट पे करना है, तो वो हमारी क्या हो गई, लायबिलिटीज़ हो गई। तो लायबिलिटीज़ में दो हो गई, एक तो इंटरनल लायबिलिटीज़ और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ का मतलब कि जब हमें व्यवसाय के ओनर, बिजनेस के ओनर को कुछ देना हो, कुछ अमाउंट देना हो, तो अमाउंट क्या देना होगा, उसको कैपिटल देना है और प्रॉफिट देना है, जो भी संचित प्रॉफिट है, तो वो क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी है, और उसकी कैपिटल उसको देनी है, तो वो क्या होगी, व्यवसाय की लायबिलिटीज़ होगी। तो ये तो क्या हो गया इंटरनल। इंटरनल का मतलब आंतरिक, आंतरिक का मतलब अंदर वाले जो हमारे लेनदार हैं। तो अंदर में तो प्रोप्राइटरी लेनदार है। तो पहले जैसे मान लो आपने किसी घर वाले से उधार लिया, कोई लोन लिया, भाई से लिया, या मान लो किसी रिलेशन से लिया या किसी फ्रेंड से लिया, तो ये जनरल भाषा में हमारे इंटरनल ही क्रेडिटर लेनदार होते हैं। इंटरनल क्यों, इनको पैसा हम बाद में भी चुका सकते हैं। दूसरे लोग जो बाहर के होते हैं, प्रोफेशनल लोग, उनको पहले पैसा चुकाना चाहिए, क्योंकि वो तो लड़ने के लिए भी उतारू हो सकते हैं अगर पैसा नहीं दें, केस भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमने फ्रेंड से पैसा लिया, उसको समझा भी सकते हैं, किसी रिलेशन वाले से लिया, उसको भी समझा सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, इंटरनल माने जाते हैं। प्रोप्राइटर जिसका बिजनेस है, तो उसको तो हमें कैपिटल उसको देनी है और उसको प्रॉफिट भी देना है, क्योंकि बिजनेस उसने लगाए इसलिए प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरनल क्रेडिटर। अब जो एक्सटर्नल क्रेडिटर हैं वो हो गए बाहर के। तो उसमें क्या आते हैं आपके एक्सटर्नल में, तो जैसे आपके एक्सटर्नल में क्रेडिटर आ गए, दूसरा बिल्स पे बिल आ गए, ये वाला, तीसरा बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, तो क्रेडिटर का मतलब जैसे हम उधार माल लिया है तो उसको पैसा तो देना ही है ना, तो वो हमारा लेनदार हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। बिल्स पे बिल, वो बिल जिसका हमें पैसे चुकाना है, तो देखो ये भी कवर हो रहा है साथ के साथ में। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब बैंक से जितना हमारा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा अमाउंट हम अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक वाले को भी पहले पैसे चुकाना पड़ेगा। तो इस तरीके से लायबिलिटी भी दो तरीके की होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कुल मिलाकर के लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि व्यवसाय को जब अमाउंट देना होता है, चुकाना होता है, तो वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। तो उसे क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। तीसरा हम देखते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का मतलब वो बिल, हिंदी में बोलते हैं प्राप्य बिल, प्राप्त विपत्र, वो बिल जिसका हमें पैसे लेना है। तो ये हमारी क्या हो गई, असेट्स हो गई। तो मैंने क्या कहा, फ्यूचर में, भविष्य में जिससे हमें नकद मिले या कोई लाभ मिल रहा हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, असेट्स। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है, फ्यूचर में हमें इससे पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये बिल्स रिसीवेबल कैसे हो गए, जब हमने किसी को माल बेचा उधार में और उसने पैसा नहीं दिया, उसने कहा कि साहब मैं पैसा आपको अमाउंट बाद में दे दूंगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो उसमें क्या करता है, जो माल बेचता है सेलर, वो परचेजर जिसने माल खरीदा है
उस पर एक बिल लिखता है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जितना समय वो परचेजर मांगता है कि मैं 3 महीने बाद इसका जो मैंने माल खरीदा पेमेंट कर दूंगा या 1 महीने बाद कर दूंगा, तो वो जो बेचने वाला है सेलर एक बिल लिखता है किस पे, जिसने माल खरीदा है। क्या लिखता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे या मेरे आदेशित, जिसको मैं आदेश दूं, उसको आप पेमेंट कर दें। तो इस तरीके का एक बिल लिखा जाता है। तो उसको क्या करता है परचेजर, एक्सेप्ट करके वापस किसको भेजता है, जिसने माल बेचा है, सेलर को। तो सेलर के पास जब वो बिल एक्सेप्ट होकर के आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल, यानी कि 1 महीने बाद उसका पेमेंट उसको मिल जाएगा। अगर 1 महीने का लिखा है, 2 महीने का लिखा है तो 2 महीने बाद मिल जाएगा। वो बिल उसको दिखा देगा, उसका पेमेंट वो ले लेगा। और जिसने बिल पे साइन किया है उसके लिए यही बिल क्या हो जाता है, बिल्स पेबिल, यानी वो बिल का पेमेंट देगा। तो इस तरीके से ये बिल कुल मिलाकर के इस बिल का लेना, लिखना और उसका एक्सेप्ट करना, तो ये जो कहलाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, विनिमय विपत्र। इसको हिंदी में बोलेंगे विनिमय विपत्र और इंग्लिश में बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कि बिल का ये एक्सचेंज होना है कि लेखक ने, बेचने वाले ने तो लिखा, जिसने माल खरीदा उस पर लिखा, उसने उसको एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करके वापस भेज दिया। तो जिसने लिखा उसके पास बिल वापस आया तो उसके लिए तो BR हो गया, और जिसने साइन करके भेजा तो वो उसके लिए क्या हो गया, बिल्स पेबिल हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल भी हो गया आपका और बिल्स पेबिल भी हो गया। तो जो ये बिल्स पेबिल है, मैंने लायबिलिटीज में भी लिखा था। तो वो बिल का, मान लो जब हमने किसी से उधार माल खरीद लिया और उसने हम पर बिल लिखा, उसने हम पर बिल लिखा कि आप पेमेंट कब दोगे, हमने कहा 3 महीने बाद हम इसका पेमेंट कर देंगे, और उस पर साइन करके उस बिल को वापस उसको सेलर को भेज दिया, तो हमारे लिए वो बिल क्या हो गया, बिल्स पेबिल हो गया। तो हमारे लिए, मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी क्या होगी, कि लायबिलिटी वो होगी जिसको बिजनेस को पैसा देना है, मतलब बिजनेस जिसको पैसा देगा, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गए, लेनदार हो गए, और हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई, यानी हमें पैसा देना है। हमें का मतलब बिजनेस को पैसा देना है। तो इसलिए बिल्स पेबिल क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई, और BR हमारी असेट्स हो गई, क्योंकि हमें पैसा इन फ्यूचर लेना है, और यहाँ बिल्स पेबिल में इन फ्यूचर हमें पेमेंट देना है। इसके बाद नंबर आता है डेटर्स का। तो डेटर्स क्या है, तो डेटर्स भी असेट्स है, देनदार। तो डेटर्स कब होंगे, तो डेटर्स में भी वही बात आ गई, जब माल हम उधार बेचेंगे तो वो इन फ्यूचर हमें पेमेंट करेगा। अभी उसने कैश में किया नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, देनदार हो गया, डेटर्स। तो वो हमें पैसा इन फ्यूचर देगा। इसको डेबिटर्स भी बोलते हैं। और DR जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR, तो वो भी इससे ही निकल करके आई है, D और ये R। तो ये DR भी डेटर से ही निकल के आई है। इसको डेबिटर्स भी बोलते हैं। डेबिटर्स का मतलब डेबिट करना। तो डेबिट कौन होगा, डेटर्स होंगे। क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर वो हमें पैसा देंगे जिन्हें हमने उधार माल दिया है, जिनको हमने उधार माल दिया है। यहाँ उसके बाद आ गया क्रेडिटर। तो ये मैंने आपको बताया ये हमारी लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि जिनसे हमने उधार माल खरीदा है तो वो हमसे पैसा मांगेंगे, तो वो हमारे बिजनेस के लेनदार हो गए। बिजनेस इन फ्यूचर उनको पैसा देगा, तो इसलिए ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटीज़ हो गई। और मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में ये आ गए कि जिनको हमें इन फ्यूचर पैसा देना है, बिजनेस को पैसा देना है, तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटीज़। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक टर्म्स और देखी। तो मैक्सिमम बेसिक टर्म्स हम पढ़ चुके, और इसके बाद अब मैं आपको वापस से इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, बुक कीपिंग क्या चीज़ है, तो ये एक बार मैं अब वापस से आपको वहीं लेके चलूँगा स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने आपको बताई कि बेसिक टर्म्स क्या होती है, क्या क्या बिजनेस में वर्ड्स यूज़ में आते हैं। अब मैं जो आपको बोलूँगा वो सारी बातें आपके समझ में आने लगेगी। क्यों, क्योंकि वो टर्म्स यूज़ होंगी, वो आपकी समझ में नहीं आती बात, तो वो सर के ऊपर से निकल जाती, फिर आप कहते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक टर्म्स को इस्तेमाल किया। अब हम ये देखेंगे कि बुक कीपिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके कंसेप्ट
क्या हैं, और उस कंसेप्ट के पढ़ते ही उसके बाद में फिर हम हमारे प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं, और नहीं तो फ़ोन से भी आप या व्हाट्सएप पे भी हमें लिख करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, अच्छे नंबर इसमें आते हैं और ये प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप परफेक्ट बनेंगे। थैंक यू।